जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज एक नए वीडियो में हम लोग लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में बताइए आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आप लोग की तैयारी अच्छी है तो 20 में से 15 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। आपसे पूछा कि कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू को कंप्यूटर मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। या सभी गणनाएं और निर्देशों का प्रक्रमण करता है, मतलब प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू जो होता है तीन प्रमुख भागों में मिलकर बना होता है। कौन कौन से थे? एएलयू, सीयू और रजिस्टर। एएलयू क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि गणनाएं व तर्क कार्य करता है। सीयू जो है कंट्रोल यूनिट यानी कि नियंत्रण कार्य करता है। और रजिस्टर जो है त्वरित डेटा भंडारण कार्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी। आपसे पूछा है कि गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कैसर ए हिंद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने 1915 में केसर ए हिंद पदक से सम्मानित किया था। यह सम्मान उन्हें दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की सेवा और स्वास्थ्य कार्यों के लिए दिया गया था। लेकिन जालियांवाला बाग नरसंहार 1919 के बाद गांधी जी ने यह उपाधि त्याग दी। विरोध स्वरूप जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में यह घटना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्रभूमि है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्रभूमि है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सांभर झील। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सांभर झील। सांभर झील राजस्थान भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्रभूमि है। या देश की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील भी है। यहां से बड़ी मात्रा में लवण यानी कि साल्ट का उत्पादन किया जाता है। या रामसर साइट के रूप में भी सूचीबद्ध है। तो क्या क्या ध्यान रखना है? भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी? तो सांभर झील है। यह जो राजस्थान में है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है यह प्रश्न। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी? तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो है चिल्का झील है। आप लोग बताइए कि यह कहां पर है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह बुलर झील है। या भी आप लोग बताइए या कहां है, या किस राज्य में स्थित है, या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से आपसे पूछा कि मनरेगा कार्यक्रम जो है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। यह कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधि से कार्मिकों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन, कार्य की परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। मनरेगा कार्य का अधिकार के विचार से प्रेरित है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 45 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य में सुधार, मादक पदार्थों का निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। आपसे पूछा है कि रामगंगा नदी जो है किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रामगंगा नदी उत्तराखंड में बहती है और यह जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था 1936 से होकर गुजरती है। यह नदी यहाँ वन्य जीवों के लिए जीवन रेखा है और कालागढ़ बांध इसी नदी पर बना है। कार्बेट पार्क विशेष रूप से बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पेरियार जो है केरल में है, पेरियार नदी पर आधारित। रणथंबोर राजस्थान में चंबल नदी क्षेत्र के आसपास, और काजीरंगा असम में ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आईपीएल 2025 का विजेता कौन बना। आपसे पूछा है कि आईपीएल 2025 का विजेता कौन बना। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी,
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विजेता टीम रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आरसीबी ने पहली बार आईपीएल खिताब जीता। फाइनल मुकाबला जो हुआ था आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच हुआ था, जिसमें आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया था। फाइनल स्थान जो था वो फाइनल जो हुआ था 3 जून 2025 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। ऑरेंज कैप किसने जीता था इसमें? तो ऑरेंज कैप जो जीते थे, सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप मिलता है, जो कि साई सुदर्शन को मिला था। इन्होंने गुजरात टाइटंस के प्लेयर थे, 759 रन बनाए थे। और पर्पल कैप की बात करें तो सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को मिलता है पर्पल कैप, या मिला था प्रसिद्ध कृष्णा को। ये भी गुजरात टाइटंस थे, इन्होंने 25 विकेट लिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, हाँ सिपकिला दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में, या भी सही है। जोजिला दर्रा की बात करें तो जम्मू एवं कश्मीर में है, तो या भी सही है। लिपुलेख दर्रा अरुणाचल प्रदेश, या आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है या सही सुमेलित नहीं है। सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ जिला में, नेपाल और तिब्बत सीमा पर है। नाथुला दर्रा सिक्किम और भारत चीन सीमा पर स्थित, परंतु जोजिला दर्रा जो है यह आपका जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में है, ना कि जो है अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है। आपसे पूछा है कि आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, हर्ट्ज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति किसी तरंग या दोहराने वाली घटना के 1 सेकंड में होने वाली संख्या को दर्शाती है। इसका एसआई मात्रक जो है हर्ट्ज है। 1 हर्ट्ज बराबर 1 घटना प्रति सेकंड। ध्वनि तरंगों कंपन आदि की आवृत्ति हमेशा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो जूल जो है या ऊर्जा का मात्रक है, मिली सेकेंड या समय का मात्रक है, और पास्कल जो है या दाब का मात्रक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सुधार संगठनों और उनके संस्थापकों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि सुधार संगठनों और उनके संस्थापकों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यह आपसे पूछा है। सुमेलित नहीं है पूछा नहीं है, आपसे पूछा कौन सुमेलित है। तो ब्रह्म समाज दयानंद सरस्वती, या गलत हो जाएगा। बहुजन समाज श्री भीमराव अंबेडकर, या भी गलत हो जाएगा। आर्य समाज राजा राम मोहन राय, या भी गलत हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की, या एकदम सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य अछूतादार जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष, महिला शिक्षा और सामाजिक समानता था। फुले भारत के प्रमुख समाज सुधारकों में से एक थे। बाकी विकल्प क्यों गलत है तो यह भी देख लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी दयानंद सरस्वती ने की थी, या गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। दयानंद सरस्वती ने जो की थी वह उन्होंने आर्य समाज के संस्थापक नहीं है, आर्य समाज के संस्थापक है, ना कि ब्रह्म समाज के। बहुजन समाज जो दिया है भीमराव अंबेडकर, या भी गलत हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की स्थापना काशीराम ने की थी, ना कि भीमराव अंबेडकर ने। आर्य समाज राजा राममोहन राय, या भी गलत हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े आर्य समाज 1875 में इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो क्या ध्यान रखना है आपको, ब्रह्म समाज इसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने की, आर्य समाज इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, सत्यशोधक समाज इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की, प्रार्थना समाज इसकी स्थापना आत्मा राम पांडुरंग ने की, रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस जो है कब मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जून को वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में की थी। चलिए जून माह की बात करें तो जून माह को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, साथ साथ में विश्व संगीत
दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन को 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 29 जून को इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। जून माह के महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो इनको ध्यान रखना है, इसलिए सब रिवीजन करा दिया हूं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मौर्य काल में शिलालेखों के लिए किस लिपि का विकास देखा गया। आपसे पूछा कि मौर्य काल के शिलालेखों के लिए किस लिपि का विकास देखा गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल विशेषकर अशोक के समय में ब्राह्मी लिपि का उपयोग शिलालेखों पर व्यापक रूप से किया गया। यह भारत की सबसे पुरानी एवं महत्वपूर्ण लिपियों में से एक मानी जाती है। दक्षिण और उत्तर भारत के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी में ही लिखे गए थे। खरोष्ठी का उपयोग समित रूप से उत्तर पश्चिम गंधार क्षेत्र में हुआ, पर मुख्य शिलालेख ब्राह्मी में ही थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं जो कि 7वीं अनुसूची में दी गई। कौन कौन सी, राज्य, संघ राज्य और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की अवधारणा भारत ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। इस सूची में वह विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून सर्वोपरि होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कनाडा, भारत ने यहां से मजबूत केंद्र की अवधारणा ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से यहां से न्यायिक समीक्षा और संघीय ढांचा लिया और ग्रेट ब्रिटेन यहां से संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, कैबिनेट प्रणाली ली है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया था। आपसे पूछा कि भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूरों के संघर्ष में किया था। इस संघर्ष में मजदूरों ने बोनस और मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल की थी। गांधी जी ने मजदूरों का समर्थन करते हुए सबसे पहले यही उपवास यानी कि भूख हड़ताल का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य था विवाद को नैतिक रूप से हल करना और दोनों पक्षों में सत्य व अहिंसा के आधार पर समझौता करना। बाकी विकल्पों की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में यह नीली खेती के खिलाफ किसानों का आंदोलन था, लेकिन इसमें भूख हड़ताल नहीं की। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में सूखे की स्थिति में कर माफी की मांग का आंदोलन था, पर इसमें भी भूख हड़ताल नहीं किया। और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में, इसमें गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया, पर भूख हड़ताल का इस्तेमाल पहले ही 1918 में हो चुका था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे। आपसे पूछा है कि सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, ये आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। किस नंबर के थे, तो ये 10वें गुरु थे जो कि सिखों के अंतिम गुरु भी थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पाटना साहिब बिहार में हुआ था। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा। उन्होंने अपने जीवन के अंत में घोषणा की गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों का अंतिम और शाश्वत गुरु होगा। इस प्रकार गुरु परंपरा का अंत हुआ और गुरु ग्रंथ साहिब को जीवंत गुरु का दर्जा दिया गया। बाकी विकल्पों की बात करें तो गुरु हरगोबिंद सिखों के 6वें नंबर के गुरु थे। उन्होंने मीरी पीरी की परंपरा शुरू की। गुरु अर्जुन देव ये 5वें नंबर, गुरु अर्जुन देव की बात करें तो ये 5वें नंबर के सिखों के गुरु थे। उन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु अंगद देव दूसरे नंबर गुरु थे, उन्होंने गुरुमुखी लिपि को प्रचलित किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। आपसे पूछा है कि किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1978 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मौलिक अधिकार था। इसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 301 के तहत वैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया, ना कि मौलिक अधिकार के रूप में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में
उपयोग किया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पॉलीएमाइड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट बनाने के लिए केवलर नामक एक विशेष पॉलीमाइड बहुलक का प्रयोग किया जाता है। केवलर अत्यंत मजबूत और हल्का होता है, या गोलियों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और उन्हें शरीर तक पहुंचने से रोकता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो बैकेलाइट विद्युत इंसुलेटर और प्लास्टिक उत्पादों में उपयोग होता है। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तनों की परत बनाने में उपयोग होता है और पॉलीथीन फोम गद्दे गोंद कोटिंग आदि में उपयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? आपसे पूछा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था अपनाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने चित्तरंजन दास ने की थी। इसमें गांधी जी के प्रस्ताव पर आंदोलन की रूपरेखा तय हुई। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेजों में त्यागपत्र, अदालतों से दूरी, शराब को बहिष्कार और करों का न भुगतान था। बाकी विकल्पों की बात करें, बॉम्बे अधिवेशन 1921 में हुआ था। बॉम्बे अधिवेशन 1921 में इसमें असहयोग आंदोलन के दौरान कार्य योजना पर चर्चा हुई, लेकिन इसे अपनाया नहीं गया। मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ, इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ। लाहौर अधिवेशन 1916 में इसमें लखनऊ पैक्ट यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किसने मानव शरीर के भीतरी भागों में रोगों की पहचान की जाती है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किससे मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एंडोस्कोप द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंडोस्कोप एक विशेष चिकित्सीय उपकरण है जिसमें एक पतली नली और कैमरा लेंस लगा होता है। इसे मानव शरीर के भीतर जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि डाला जाता है तो भीतरी अंगों की जांच व रोगों की पहचान की जाती है। इसका उपयोग एंडोस्कोपी जांच में होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कार्डियोग्राफ हृदय की धड़कन और ECG रिकॉर्ड करने के लिए, जायरोस्कोप दिशा और कोणीय वेग मापने के लिए, चिकित्सा से संबंधित नहीं है। या अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या में अनुमानित दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? आपसे पूछा है कि भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में अनुमानित दशकीय वृद्धि दर कितनी थी आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 17.6%, यानी कि जो है 17.64% थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में 17.64% की वृद्धि हुई थी। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर में से एक है। 1991 से 2000 की वृद्धि दर जो थी 21.54% थी, जो 2001 से 2011 में घटकर 17.64 रह गई। तो 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर थी 17.64। सबसे ज्यादा वृद्धि बिहार में, सबसे कम वृद्धि जो है केरल में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में चर्चा की गई है? आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में चर्चा की गई है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 165। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्य का सबसे उच्च विधि अधिकारी होता है। यह पद राज्य स्तर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के समान माना जाता है। महाधिवक्ता का कार्य राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 164 जो है या मंत्रियों की नियुक्ति और उनके पद के बारे में है, महाधिवक्ता के बारे में नहीं। अनुच्छेद 162 या राज्य कार्यपालिका की शक्तियों से संबंध रखता है। और अनुच्छेद 163 या राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बारे में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपसे पूछा कि भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी झांसी में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में। यह संस्थान ICAR
के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य चारा फसलों और चारागाहों का विकास, पशुओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चारे की खोज। बाकी विकल्पों की बात करें तो बीकानेर यहाँ राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, जबलपुर यहाँ केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान है, भोपाल यहाँ भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा कि वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।